अभी बौद्ध साहित्य अपना कंप्लीट हुआ था पिछली वीडियो में। उससे आगे जो दूसरा है वो है जैन साहित्य। ठीक है, जैन लिटरेचर। अब सेम क्वेश्चन है, दोनों का इनका इक्वल करके पढ़ना चाहिए हमेशा। तो बौद्ध ने अपने उपदेश दिए कि किसमें, पाली में, तो इसलिए बौद्ध साहित्य जो लिखा गया वो पाली भाषा में है, वो उसका क्वेश्चन है। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन है कि महावीर ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में, प्राकृत में महावीर के द्वारा उपदेश दिए गए थे, और इसीलिए जो बाद में लिखा गया है जैन साहित्य, जैन लिटरेचर, वो कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत में। एक तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, वो पाली में, ये प्राकृत में। और दूसरा इसका क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आगम आया। वो क्वेश्चन है कि आगम किसको बोलते हैं या जैन साहित्य को क्या बोलते हैं। तो जैन साहित्य को आगम बोलते हैं, और आगम का वास्तव में मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, आगम, इसी को दूसरा नाम दिया गया है अंग। तो आगम या अंग किसको बोला जाता है, जैन साहित्य को। और आगम का मतलब सिद्धांत है। आगम की संख्या कितनी है, 12। आगम की संख्या 12 है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में महावीर ने अपने उपदेश दिए, और जो जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में, प्राकृत में। एक तो ये क्लियर कर लेना, उसमें पिटक साहित्य, जातक और निकाय, इसमें आगम या अंग संख्या कितनी है, 12, मतलब होता है सिद्धांत। भाषा कौन सी है, प्राकृत। ठीक है, अब इसके बाद में एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित एक किताब है। और भगवती सूत्र में वास्तव में जो, जैसे हम देवता बोलते हैं हिंदू धर्म में, ऐसे जैन धर्म में बोला जाता है तीर्थकर। और तीर्थकर की संख्या कितनी है, 24। ठीक है, तीर्थकर की संख्या जैन धर्म में 24 है। पहला ऋषभ देव है, 24 में कौन है, महावीर जी। ठीक है, महावीर जी 24 में है। और उन 24 तीर्थकर का जो पूरा जीवन चरित्र है वो किसके अंदर है, भगवती सूत्र के अंदर। यदि वैसे हम इसको समझें तो उनकी बायोग्राफी, तो भगवती सूत्र के अंदर 24 तीर्थकर की बायोग्राफी है। और खास क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसके अंदर 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र, जिसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तव में इसके अंदर जो तीर्थकर हैं 24, उनका जीवन चरित्र है, उनकी बायोग्राफी है। ठीक है, इसी में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र किताब लिखी गई है भद्रबाहु के द्वारा। और भद्रबाहु का सबसे खास क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, जो जैन साहित्य का शुरुआती ग्रंथ है। और काफी कुछ जानकारी जैन साहित्य की इसके अंदर है। जैन धर्म के बारे में काफी अच्छी जानकारी इससे मिलती है। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, और जैन साहित्य की काफी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। इसी में एक और है परिशिष्ट पर्व। ठीक है, परिशिष्ट पर्व, ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा, हेमचंद्र। ठीक है, परिशिष्ट पर्व पूछा यह जाता है कि कौन से धर्म से संबंधित है। तो परिशिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य है। और किसके द्वारा लिखी गई है, हेमचंद्र के द्वारा। तो जैन साहित्य में कुछ ज्यादा नहीं है अपने पढ़ने का, और हम जैन धर्म के साथ में पढ़ेंगे। पर इतना क्लियर होना चाहिए कि जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, अंग बोला जाता है, मतलब सिद्धांत होता है। संख्या कितनी है, 12। और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। और दूसरी चीज ये है कि भगवती सूत्र 24 तीर्थकर का जीवन चरित्र, उनकी बायोग्राफी, प्लस 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। और कल्पसूत्र लिखी है भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्व लिखी गई है किसके द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा। ये जैन साहित्य कंप्लीट आपका। अब ये हमारा धार्मिक साहित्य इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब जो अपना दूसरा था ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल लिटरेचर,
ठीक है। जो ऐतिहासिक साहित्य है, तो ऐतिहासिक में शुरुआत में आपको भारत के अंदर ऐतिहासिक में हिस्टोरिकल में कम मिलेगा, बाद में ये बढ़ता चला गया है। पर यदि हम इसकी बात करें तो शुरुआत में एक किताब है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु और धार्मिक गुरु भद्रबाहु, जिसने कौन सी लिखी है? कल्पसूत्र, ठीक है। तो हिस्टोरिकल वे में यदि देखा जाए तो इंडिया के अंदर पहली किताब ये मिलेगी। इससे पहले की जितनी भी किताब है वो सारी की सारी धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अब चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त और इसी का दूसरा नाम कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 15 अध्याय, ठीक है, 150 अधिकरण और 180 प्रकरण। ये पूरा है इसका डाटा। 15 अध्याय, 150 अधिकरण और 180 प्रकरण, ये पूरा डाटा है किसका? अर्थशास्त्र का, जो लिखी गई है चाणक्य द्वारा। पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वो ये है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आपको इसके नाम पर बिल्कुल नहीं जाना है। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स से, या हम बोले अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, ये वास्तव में राजनीति से संबंधित है, ठीक है। तो ठीक है, अर्थशास्त्र का राजनीति से संबंध है, इकोनॉमिक्स से कोई संबंध नहीं है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। राजनीति से संबंध है इसका, उससे कोई संबंध नहीं है अर्थशास्त्र से, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। और ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना कि राजनीति से संबंध है इसका। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजनीतिक गुरु है वो कौन है? चाणक्य है, ठीक है। वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 15 अधिकरण है, ठीक है, 15 अधिकरण है और 150 अध्याय है, ठीक है। 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण। वो मैंने 150 वो बताए थे अधिकरण, ऐसा नहीं है। 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण, ये पूरा इसका डाटा है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। पहली हिस्टोरिकल बुक है ये इंडिया के अंदर, यदि हम देखेंगे तो पहली हिस्टोरिकल बुक है। अब इसमें दूसरा नाम आता है किसका? कालिदास, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कालिदास गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, उसके दरबार में था कालिदास। और कालिदास को बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। संस्कृत का कवि था, बड़ा विद्वान कवि था, तो इसीलिए इसको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। अब भारत का शेक्सपियर जो बोला जाता है उसका कारण है इसके द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें, जो हिस्ट्री के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम क्लियर करते हैं। तो इसमें देखो, एक तो सबसे बढ़िया नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है संस्कृत का, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का एक नाटक है और इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी है। बड़ा रोचक नाटक है। बोला जाता है कि नाटकों में नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी जो सबसे खास पॉइंट है वो माना जाता है जब कण्व ऋषि के द्वारा शकुंतला को विदा किया जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट इंपोर्टेंट है, संस्कृत में लिखा हुआ है, एक प्रकार से नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और हमारे यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1784, अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले ट्रांसलेट जो की गई किताब थी वो अभिज्ञान शाकुंतलम थी, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजों के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी में सबसे पहली किताब है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी, ठीक है। तो चार्ल्स विल्किंस ने किसका किया था? भगवत गीता का। और एक क्वेश्चन ये भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है
नाटक है। इसी में दूसरा नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र शुंग और मालविका की प्रेम कहानी है। जो शुंग वंश का था एक अग्निमित्र, उसका बेटा था पुष्यमित्र शुंग का। तो मालविका और उसकी दोनों की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्रम के अंदर। ये भी एक प्रकार से नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम मालविका अग्निमित्रम। और इसी में दूसरा नाम है विक्रम उर्वशियम। ठीक है, विक्रम उर्वशियम वो भी एक नाटक है। तो तीन तो इसके नाटक हुए, विक्रम उर्वशियम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद में काव्य लिखे गए हैं इसके द्वारा। ठीक है, खंड काव्य या काव्य लिखे गए, उनमें सबसे बड़ा एक नाम है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार जो काव्य है उसमें हमारे जो सीजन है, जो इंडिया के जो मौसम है, जो ऋतुएं हैं, उनका वर्णन किया गया है उसके अंदर। तो ऋतुसंहार हो गया। ऋतुसंहार के अलावा मेघदूतम या मेघदूत, मेघदूत भी एक काव्य है। और मेघदूत की खासियत यह है कि इसमें बादलों के साथ यक्ष अपना जो संदेश है वो भेजता है अपनी प्रेम का यक्षिणी के पास में। उसकी कहानी है मेघदूतम के अंदर। मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम और एक हो गया आपका कौन सा, विक्रम उर्वशियम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद में कुमार संभव। कुमार संभव का सबसे खास क्वेश्चन ये कि किसकी कहानी है। तो कुमार संभव के अंदर महादेव के बेटे कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय की कहानी है कुमार संभव के अंदर। और इसी का एक और है रघुवंशम, जिसमें राम के पूरे वंश की जानकारी है। इक्ष्वाकु जो वंश है राम का, उसकी पूरी जानकारी है किसके अंदर, रघुवंशम के अंदर। तो ये किताब हुई किसकी, कालिदास की। बहुत सारी किताबें सारी पूछी जाती हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। संस्कृत में लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशियम, कुमार संभव, कार्तिकेय की कहानी है। और ऋतुसंहार में हमारे जो सीजन है उनका वर्णन है, मेघदूतम और रघुवंशम। इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और एक इसी समय पर एक दूसरा और महान कवि है कौन, भास। ठीक है, भास। भास ने किताब लिखी है कौन सी, स्वपन। वासव दत्ता। ठीक है, स्वपन वासव दत्ता, ये भास के द्वारा लिखी गई किताब है। ये भी एक नाटक है। और इसमें कौसंबी के राजा वत्स नरेश, उदयन और प्रघोत की बेटी वासव दत्ता की प्रेम कहानी है। ठीक है, प्रघोत जो अवंती का राजा था उसकी बेटी वासव दत्ता और वत्स नरेश, उदयन की प्रेम कहानी है स्वपन वासव दत्ता के अंदर। ये भास के द्वारा लिखा गया नाटक है। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ये गुप्त काल में ही लिखा गया है। और इसी समय की एक और किताब है कौन सी, मुद्रा राक्षसम। ठीक है, मुद्रा राक्षसम ये इसी समय में लिखी गई किताब है। और मुद्रा राक्षसम में जो जिक्र है वो किसका है, मौर्य काल का। लिखी गई गुप्त काल में है। ठीक है, तो ये लिखी गई है गुप्त काल में, जिक्र किसका है, मौर्य काल का और विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसका लेखक है कौन, विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षसम लिखी गई है। गुप्त काल में लिखी गई है पर जिक्र किसका है, मौर्य काल का और विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी में एक दूसरी और किताब है इसी समय की, मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा, ठीक है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और वास्तव में मृच्छकटिकम का यदि हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। इसमें चारुदत्त नामक गरीब ब्राह्मण और बसंत सेना एक जो वैश्या है उसकी प्रेम कहानी है। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा, मुद्रा राक्षसम विशाखा दत्त के द्वारा, स्वपन वासव दत्ता भास के द्वारा। बाकी कालिदास की कई सारी जो मैंने क्लियर करवाई है ये गुप्त काल में लिखी गई किताब है। और इनके बाद में
जो हमने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर रखी है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत का व्याकरण है। अष्टाध्यायी बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये गुप्त काल के बाद में लिखी गई थी, वो बौद्ध काल के बाद में लिखी गई थी। इसके बाद में महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य ये लिखी गई है किसके द्वारा? पंतजलि के द्वारा। ये अष्टाध्यायी पर टीका है, अष्टाध्यायी पर टीका है, और ये भी संस्कृत का व्याकरण है। जो महाभाष्य लिखी गई है पंतजलि के द्वारा, वो पंतजलि पुरोहित था किसका? पुष्यमित्र शुंग का, जो शुंग वंश का संस्थापक था। महाभाष्य होगी, अष्टाध्यायी होगी। इसके बाद में कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है नाट्यशास्त्र, ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। और निरुक्त मैंने पहले क्लियर करवा दिया आपका, यास्क के द्वारा निरुक्त लिखी गई है। और निरुक्त एक वेदांग है जिसमें शब्द का अर्थ, मीनिंग, तो निरुक्त यास्क के द्वारा लिखी गई है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। और खासी ये कि भारतीय नाटक विधा का जनक, जो इंडियन ड्रामा है उसका फादर किसको बोलते हैं? भरत मुनि को। तो भारतीय नाटक विधा का जनक भरत मुनि को बोला जाता है। और भरत मुनि ने कौन सी लिखी है? नाट्यशास्त्र। तो ये तो यहाँ तक की हुई नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पंतजलि, मृच्छकटिकम, शूद्रक और मुद्रा राक्षसम, विशाखा दत्त और स्वपन वासव दत्ता, भास के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघु वंशम, ऋतु सहार, कुमार संभव, और एक हो गया कौन सा? मेघदूतम। ये लिखी गई है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। अब इसका हम लास्ट करते हैं कल्याण, ठीक है, कल्याण ये बाद में हुआ है, ठीक है, ये 12वीं शताब्दी में, 11वीं-12वीं शताब्दी में कश्मीर का कवि था। ये कश्मीर का कवि था और कश्मीर के दो राजाओं के दरबार में रहा है, एक तो हर्ष और एक जयसिंह, ठीक है। बाकी जो किताब लिखी है वो जयसिंह के समय लिखी है इसने 1148-49 ईस्वी में, ठीक है। जो किताब लिखी है 1148-49 में लिखी है और शुरुआत में ये हर्ष के दरबार में भी था। तो अब इनके द्वारा जो किताब लिखी है वो कौन सी है? राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी किताब लिखी है इन्होंने। अब वास्तव में यदि राज तरंगिणी का हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है राजाओं की नदी। एक तो राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, दूसरा इसका क्वेश्चन है भाषा संस्कृत, ठीक है। राज तरंगिणी की जो लैंग्वेज है संस्कृत। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का। बहुत खास क्वेश्चन है, कश्मीर का इतिहास है। संस्कृत इसकी भाषा है और जयसिंह के समय में लिखी गई थी। बाकी ये हर्ष और जयसिंह के दरबार में था। कल्लण इतिहास के हिसाब से इंडिया में लिखी गई पहली किताब है। जो हिस्ट्री के हिसाब से किताब होनी चाहिए वो भारत के अंदर ऐसी पहली किताब कौन सी है? राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी का लेखक कल्हण, और इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो राज तरंगिणी संस्कृत में कश्मीर का इतिहास के हिसाब से लिखी गई भारत की पहली किताब है। खास क्वेश्चन ये है कि राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। अब इसके अंदर एक बहुत खास क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा हुआ है, एसएससी का मेरे याद नहीं है। इसमें पूछा गया है कि तुरुस्क, राज तरंगिणी में तुरुस्क किसको बोला गया है? तो देखो इसका खुद का स्वामी होते हुए भी इसने इस किताब में आलोचना की है किसकी? हर्ष की। और हर्ष को इसमें तुरुस्क बोला गया है इनके द्वारा। तो बड़े निष्पक्ष तरीके से लिखी है। तुरुस्क का मतलब है संपत्ति को लूटने वाला। तो राज तरंगिणी में तुरुस्क हर्ष को बोला गया है किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। और खुद का स्वामी होते हुए भी इन्होंने उसकी आलोचना की है क्योंकि वो गलत तरीके से संपत्ति को लूटता था। तो राज तरंगिणी संस्कृत में हर्ष के द्वारा, कल्हण के द्वारा, और खासी ये के इतिहास के हिसाब से लिखी गई पहली किताब है।
ये ऐतिहासिक आपका कंप्लीट, धार्मिक कंप्लीट। अब विदेशी यात्री जो विदेशों से भारत आए हैं उनमें सबसे पहले हम करते हैं क्लियर किसका, जो यूनानी लेखक हैं या यूनानी यात्री जो इंडिया आए हैं उनकी किताब। तो दो चार नाम है। सबसे पहला नाम है हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस का शुरू में क्लियर करवाया मैंने, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक, इतिहास का पिता किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। और हेरोडोटस ने जो किताब लिखी है वो कौन सी है, हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका किताब हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है, इतिहास का पिता बोलते हैं। और खास क्वेश्चन क्लियर कर लेना कि इंडिया शब्द सबसे पहले इस्तेमाल इसी किताब के अंदर किया गया, किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। तो इंडिया नाम जो यूनानियों ने दिया है उसमें भी यदि व्यक्ति पूछा जाए तो हेरोडोटस है, ठीक है। हेरोडोटस ने भारत को सबसे पहले इंडिया बोला है हिस्टोरिका किताब में, और इसको बोलते हैं इतिहास का पिता, ठीक है। भारतवर्ष सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, बाकी इंडिया सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका किताब में बोला गया भारत को, जो सिंधु नदी से पड़ा हुआ नाम है। उस वीडियो में मैंने क्लियर करवा रखा है शुरुआत वाले में। एक दूसरा नाम है इसमें मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, आगे पढ़ेंगे अच्छे से। सेल्यूकस निकेटर का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहीं पर उसने अपना काफी समय गुजारा। और इसके बाद में इसने किताब लिखी और किताब का नाम है इंडिका। तो सारे जानते होंगे करीब करीब, बिल्कुल जीके की ABCD क्या है, इसको नर्सरी बोल सकते हैं हम। तो इंडिका किताब मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में। और खास चीज ये कि इस किताब में इसने भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में। जो हम 4 वर्ण में बोलते हैं वो मेगास्थनीज ने इंडिका के अंदर भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा है। जो क्लासिफिकेशन किया वो 7 वर्ग में किया है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो गया, हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा। इसके बाद में एक नाम है टॉलमी, ठीक है। टॉलमी की किताब है भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखी है। और खास चीज ये कि टॉलमी की थ्योरी ही चलती थी पहले, जिसको जियोसेंट्रिक बोलते थे। उसमें इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो प्लेन है, पृथ्वी को प्लेन बताया। और दूसरा इन्होंने बताया कि सारे प्लेनेट्स प्लस सूर्य सब चक्कर लगाते हैं किसके, पृथ्वी के। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, भूकेंद्रीय सिद्धांत। और यही मान हुआ था उस समय में कि पृथ्वी प्लेन है और चारों तरफ इसके घूमते हैं सारे ग्रह प्लस सूर्य है। उसको चेंज किया था किसने, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी एक तो प्लेन नहीं है, प्लस में उन्होंने किया कि पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह नहीं घूमते, ग्रह प्लस में पृथ्वी, ये सारे किसके चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ। तो इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो आज तक मान्य है और जो वास्तव में ऑथेंटिक है। तो टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी और इन्होंने किताब लिखी है कौन सी, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ये क्लियर टॉलमी की। इसके बाद में एक लेखक हुआ प्लिनी, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी है कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री किताब लिखी है। और नेचुरल हिस्ट्री की जो खासियत है वो ये है कि इसमें इन्होंने बताया कि जो रोम की महिलाएं हैं, जो रोम के लोग हैं, अपना पैसा लुटाते हैं भारतीय वस्त्रों पर। तो जो रोम का खजाना भारतीय वस्त्रों के लिए खाली होता है, उस पर चिंता जताई है इस किताब के अंदर किसने, प्लिनी ने, नेचुरल हिस्ट्री के अंदर। जो जैसे आज के समय में हमारा समाज जो वेस्टर्न कल्चर है उसके कपड़ों को उनको सबको वरीयता देता है, उस समय पर इसका उल्टा था। तो इन्होंने इस चीज पर चिंता जताई थी कि रोम का खजाना किस प्रकार से फालतू में खाली हो रहा है। तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा, भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा, हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा, और इंडिका लिखी गई है किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी।
पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसका हिंदी में यदि मतलब करेंगे तो लाल सागर की यात्रा। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का यदि हिंदी में मतलब करेंगे तो लाल सागर की यात्रा। अब खास क्वेश्चन जो है उसका ये है कि इसका राइटर कौन है। तो इसका राइटर एक नाविक था, एक नाविक था, पर नाम अभी तक उसका पता नहीं है। तो इसीलिए इस किताब का जो लेखक है वो कैसा हुआ, अज्ञात। ठीक है, इसका लेखक अज्ञात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, पर पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट किताब है। उसका कारण ये है कि हमारा जो वेस्टर्न हिस्सा है, जो हमारा अरब सागर वाला हिस्सा है, उस पूरे एरिया की बहुत अच्छी जानकारी देता है ये लेखक। हमारे सारे जो उस समय के बंदरगाह थे, जो पोर्ट थे, उनके बारे में लिखता है, इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और किताब से ये जरूर साबित होता है कि इसका लेखक एक नाविक था, जो व्यापार चलता था उसमें एक जहाज का नाविक था। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, लेखक अज्ञात है, यूनानी नाविक है, इतना जरूर क्लियर हुआ है। बाकी जो भारतीय बंदरगाह हैं उनके बारे में इसने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, और इसका मतलब होता है लाल सागर की यात्रा। ये हिंद यूनानी यात्रियों का कंप्लीट। अब इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में चीनी। ठीक है, जो चीन से इंडिया आए हैं, अब इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि इनका आने का जो मेन मकसद है बौद्ध धर्म का अध्ययन है। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए थे, और इनका पूरा जोर उसी पर रहा है। तो इसीलिए हिस्ट्री के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम क्लियर करते हैं। तो इसमें पहला नाम है फाहियान। ठीक है, फाहियान का जो खास क्वेश्चन है वो ये है कि किसके समय में या किसके दरबार में। तो हम पढ़ेंगे गुप्त समय, गुप्त काल में। ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आया था ये। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और इसके द्वारा जो किताब लिखी गई है, पूछी नहीं जाती पर बता देता हूं मैं, फोक्यो की। ठीक है, चीनी भाषा में ये किताब लिखी गई है, फोक्यो की। किसके द्वारा, फाहियान के द्वारा। जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसके दरबार में आया था, किसके समय में आया था। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और चीनी यात्री था। दूसरा इसमें नाम है संयुगन। कोई किताब नहीं है, सिर्फ समय जरूरी है। 518 ईस्वी में, ये 518 ईस्वी में इंडिया आया था। फाहियान के बाद का क्लियर रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में फाहियान, संयुगन 518 ईस्वी में। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेनसांग। ठीक है, हेनसांग ये हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग इंडिया आया था, और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है, सीयू की। उसकी फोक्यो की, इसकी सीयू की। ठीक है, हेनसांग की जो किताब है वो सीयू की है। और हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के दरबार में भी रुका था। ये इंडिया आया था, और बौद्ध धर्म की स्टडी करना इनका सबका मकसद एक ही है। अब उस समय पर हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी वो थी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है, कुमारगुप्त ने। उसमें इसने स्टडी की थी, और उस समय पर इसका जो चांसलर था, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो चांसलर था वो था कौन, शीलभद्र। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, शीलभद्र। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर था ये, इसका कुलपति था। जब हर्षवर्धन ने स्टडी की थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा है। वास्तव में तक्षशिला थी, पर तक्षशिला चला गया पाकिस्तान के पास में। तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला, और भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। हेनसांग ने इसमें स्टडी की थी, उस समय पर इसका कुलपति था शीलभद्र। और हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। प्लस में इसको तोड़ने वाला कौन है, बख्तियार काकी। नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया बख्तियार काकी ने, जो आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, हेनसांग को बोला जाता है नीति का पंडित। नीति का पंडित
यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। और दूसरा शाक्य मुनि। पहला शाक्य मुनि कौन हुआ? गौतम बुद्ध, क्योंकि शाक्य वंश में पैदा हुए थे इसलिए उनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। पर दूसरा शाक्य मुनि किसको बोलते हैं? हेनसांग को। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और दूसरा शाक्य मुनि, ये बोला जाता है हेनसांग को। शीलभद्र उस समय पर कुलपति था और हर्षवर्धन का शासन था उत्तर भारत में। तो तीन तो ये हुए, फाहियान, संयुगन, हेनसांग। इसके बाद में एक नाम है इत्सिंग, ठीक है। ये इनके सबके बाद में, तो ज्यादातर इनका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले फाहियान, फिर संयुगन, फिर हेनसांग और सबसे लास्ट में इत्सिंग। ये चीनी यात्रियों का क्लियर। अब इसके बाद में अरब यात्री, अरब प्रदेश से जो इंडिया आए, जो हमारे मतलब के हैं, उनमें सबसे खास नाम जो मैं बता देता हूं। एक तो चचनामा, जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर 712 ईस्वी में हुआ था, वो भारत पर पहला अरब आक्रमण है, अरबों का पहला अटैक है। तो 712 ईस्वी में हुआ था, आगे पढ़ेंगे। अब उसका ही जिक्र चचनामा के अंदर है। चचनामा जो किताब है उसके अंदर उस अरब आक्रमण का ही जिक्र है जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और सिंध पर यह अटैक था। सिंध का उस समय पर राजा था कौन? दाहिर। और दाहिर का जो वंश था वो चच था, इसीलिए चच से चचनामा लिखी गई है। तो दाहिर का वंश चच था, उस पर चचनामा लिखी गई है। वास्तव में चचनामा का लेखक अज्ञात है, क्योंकि ये लिखी गई है अरबी भाषा में, तो इसका लेखक भी अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी की तरह। पर इसका जो फारसी में अनुवाद किया है वो किया किसने? अबू बकर कॉफी, ठीक है। फारसी में इसका अनुवाद किया है अबू बकर कॉफी ने। तो कई बार ये दे देता है कि चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबू बकर कॉफी के। वास्तव में इसने इसका अरबी भाषा से फारसी में अनुवाद किया है, ठीक है। तो एक तो चचनामा क्लियर रखनी है जो अरब आक्रमण का जिक्र करती है, 712 मोहम्मद बिन कासिम का। इसके बाद में एक दूसरा नाम है अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी की किताब ऐसी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, पर अल मसूदी का क्वेश्चन याद रखना है। अल मसूदी को बोला जाता है अरब का हेरोडोटस। हेरोडोटस ऑफ अरब के नाम से कौन जाना जाता है? अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस बोला जाता है। एक और नाम है सुलेमान, ठीक है। सुलेमान की किताब ऐसी कोई है नहीं, पर बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक है मेहर भोज, ठीक है, जिसने आदि बरा की उपाधि धारण की थी। उस मेहर भोज को सुलेमान ने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है, या मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन सुलेमान के द्वारा किसको बताया गया है? मेहर भोज को, ठीक है। तो सुलेमान ने मेहर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस बोला जाता है। अबू बकर कॉफी ने चचनामा का किसमें अनुवाद किया है? फारसी में। अब सबसे लास्ट अपना अलबरूनी। अलबरूनी का दूसरा नाम अबू रेहमान, ठीक है। अलबरूनी का दूसरा नाम है अबू रेहान। इसका एक एक करके क्लियर करना है अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन तो यह कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने यहाँ आकर संस्कृत सीखी थी। इसने यहाँ आकर संस्कृत का अध्ययन किया था और संस्कृत सीखने के बाद में भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय समाज के बारे में अच्छे से जानकारी ली। और फिर इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उस किताब का नाम है किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई है किताबुल हिंद। और ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। इतिहास के हिसाब से बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन की किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी के। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के। और वास्तव में किताबुल हिंद का यदि आप मतलब देखोगे, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। फारसी में इसका मतलब होता है तहकीक
हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद। और वास्तव में हिंदी में यदि हम इसका मतलब समझें तो भारत की खोज, ठीक है, भारत की खोज, ठीक है। तो किताबुल हिंद अरबी में तहकीक हिंद, फारसी में इसका मतलब, हिंदी में इसका मतलब है भारत की खोज। और भारतीय समाज के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने इस किताब में। और भारत की खोज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है, नेहरू के द्वारा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी गई है नेहरू के द्वारा। तो इस प्रकार से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किताबुल हिंद अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ तहकीक हिंद इसका फारसी में मतलब है, भारत की खोज इसका हिंदी में मतलब है, और वास्तव में डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में मतलब है। और अब यदि करंट का हम देखें तो इंग्लिश में ये किताब लिखी है नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक और किताब आई है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है किसके द्वारा, मेघनाथ देसाई के द्वारा, ठीक है, मेघनाथ देसाई के द्वारा, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका लिटरेचर का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट, ठीक है।